लेक्चर नंबर 22 ऑफ कंट्रोल सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे और बॉडी प्लॉट के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने देखा था कि इसको डिफाइन किया था, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ सिस्टम टू साइनसॉइडल इनपुट। हमने कहा था कि जब किसी सिस्टम को हम साइनसॉइडल इनपुट देंगे तो उसकी आउटपुट को जब हम एनालाइज करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। In the steady state sinusoidal input to a linear system generates sinusoidal response of the same frequency। हमने ये बात की थी कि जब LTI सिस्टम को हम साइनसॉइडल इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमें सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन चेंज हमें एम्पलीट्यूड में मिलेगी और चेंज हमें फेज एंगल में मिलेगी। ये दो चीज़ें हैं जिसमें कि चेंज आएगी। फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे सेम रहेगी लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज एंगल में चेंज आ सकता है। और ये बात हमने की थी कि ये जो चेंज है इट विल बी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। साइनोसाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड फेजर्स, और फेजर में हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा और फेज एंगल होगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। फिर हमने ये बात की कि अ सिस्टम कॉज बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द इनपुट टू बी चेंज, देयरफॉर द सिस्टम इटसेल्फ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट फेजर एंड द सिस्टम फंक्शन इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट। कैसे? फिर हमने एक एग्जांपल ली, हमने एक मैकेनिकल सिस्टम लिया, हमने कहा इफ द इनपुट फोर्स एफ ऑफ टी इज साइनसॉइडल, द स्टेडी स्टेट आउटपुट एक्स ऑफ टी of the system will also be sinusoidal and the same frequency as the input। क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो हैं इनपुट की और आउटपुट की हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन चेंज किस चीज़ में आएगा, आउटपुट पे मैग्नीट्यूड पे आएगा, चेंज आउटपुट पे फेज एंगल में आएगा। सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया, फेज लिया, सिस्टम का भी। फिर हमने कहा कि आउटपुट पे जो कुछ हमें मिल रहा है, जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, जो हमें फेज मिल रहा है, कैसे मिलेगा, सिस्टम का मैग्नीट्यूड और इनपुट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सिस्टम का फेज एंगल और इनपुट का फेज एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंगल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा और आउटपुट पे हमें फ्रीक्वेंसी तो सेम मिलेगी लेकिन आउटपुट पे हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और आउटपुट पे हमारे पास फेज एंगल चेंज हो रहा है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट टूल्स से। डिफरेंट टूल्स है हमारे पास जिससे हम इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को एनालाइज कर सकते हैं। बॉडी प्लॉट है, नैक्विस्ट प्लॉट है और नेकल्स चार्ट है। बॉडी प्लॉट से हमने इनिशिएट लिया था इसका। बॉडी प्लॉट को डिफाइन किया था कि दो प्लॉट्स होंगे इसमें हमारे पास, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड का प्लॉट होगा, एक इसमें हमारे पास फेज एंगल का प्लॉट होगा। और बोथ प्लॉट जो है, दोनों प्लॉट बोथ आर प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी अंडर लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, कैसे? हॉरिजॉन्टल पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे लॉगरिथमिक स्केल पे, वर्टिकल पे एक पे हम लेंगे डीबी में मैग्नीट्यूड को और दूसरे में वर्टिकल में लेंगे डीबी में फेज एंगल को। ये जो है हमारे पास बॉडी प्लॉट इस तरीके से बनेगा। लॉगरिथमिक स्केल की हमने बात की। लॉगरिथमिक स्केल हम डिकेड फैशन में भी ले सकते हैं, ऑक्टेव फैशन में भी ले सकते हैं। डिकेड क्या है? डिकेड ऐसा होगा कि जिसमें हमारे पास हर आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रीवियस के 10 टाइम होगी, और ऑक्टेव फैशन में ये होगा कि हर आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रीवियस के 2 टाइम होगी। ट्रांसफर फंक्शंस की हमने ये बात की थी कि कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे गेन हो गया, इंटीग्रल और डेरिवेटिव फैक्टर हो गए, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर हो गए, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए जो सेकेंड ऑर्डर के। अब जैसे इंटीग्रल और डेरिवेटिव फैक्टर हैं ये हमारे पास न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं। सेम फर्स्ट ऑर्डर के साथ भी, और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ये भी न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं। जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा एस डोमेन में, एस को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जे ओमेगा से फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ओमेगा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है इसमें। गेन
के से हमने स्टार्ट लिया था। हमने कहा था इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 20 log ऑफ के लेंगे डीबी में जाने के लिए, और इसका फेज़ अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास 0 होगा। हमने जैसे कहा कि गेन के अगर हम 5 लें तो 20 log ऑफ के 20 log ऑफ 5 हो जाएगा, जो कि 14 dB के इक्वल होगा। और इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन 14 dB पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास अगर 14 आ रहा है तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए 14 ही आएगा इसमें। और एंगल जो है अगर इसका फाइंड आउट करें तो फाई हमारे पास आएगा tan इनवर्स इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑब्वियसली इज़ अ कांस्टेंट, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो जाएगा तो एंगल इसका 0 आएगा। तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए 0 ही रहेगा, 0 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये कांस्टेंट गेन के लिए था। डेरिवेटिव फैक्टर के लिए अगर हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एस इक्वल टू एस को हमने कहा कि हम रिप्लेस करेंगे जे ओमेगा से रिप्लेस किया। इसका हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड इसका हमारे पास आ जाएगा 20 log ऑफ ओमेगा। अब अगर इसमें हम ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते जाएंगे तो हमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स मिलते जाएंगे डीबी में। जैसे यहाँ पे 0.1 0.2 अप टू 1 हम गए हैं, तो ये हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड आ गए। जब फिर हमने इसका कहा कि स्लोप देखें तो स्लोप हमारे पास इसका 20 dB पर डिकेड आ गया। ऑक्टिव में हमने देखा था 6 dB पर ऑक्टिव आया। कन्वर्जन हमने कहा था कर सकते हैं कैसे, 6 dB पर ऑक्टिव इज़ इक्वल टू 20 dB पर डिकेड, उससे कन्वर्जन भी हो सकती है इसकी। अब ये s जो है न्यूमरेटर में है, हम कह सकते हैं कि s इज़ रिप्रेजेंट हेयर 0 एट ओरिजिन। एंगल अगर देखें हम इसका तो हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स ओमेगा ओवर 0 आ रहा था, जो कि हमारे पास इक्वल टू 90 बन रहा है। अब अगर इसी को हम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव स्लोप आ रहा है उन्हीं वैल्यूज़ के लिए जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ली हैं, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, अब अगर हमने 0.1 से लिया था तो वहाँ पे हमारे पास -20 dB आ रहा था। वही वैल्यूज़ करेंगे, सेम स्लोप पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएंगे। ठीक है, उसी स्लोप के साथ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि मैग्नीट्यूड की होगी इसकी। हॉरिजेंटल पे हमारे पास ओमेगा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है लॉगरिथमिक स्केल पे। वर्टिकल पे हमारे पास dB में मैग्नीट्यूड आ रहा है। ये लाइन इसकी ड्रॉ होगी, ऐसे ही ड्रॉ होगी 20 dB पर डिकेड के स्लोप से। एंगल हमारे पास 90 आ रहा था तो 90 के एंगल पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। डेरिवेटिव फैक्टर के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर अगर इंटीग्रल के लिए जाएंगे तो इंटीग्रल हमारे पास जैसे 1/s, जैसे पोल एट ओरिजिन की बात करें तो ये होगा। उसमें हमने कहा कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड स्लोप सब कुछ सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, स्लोप की बात करें नेगेटिव स्लोप बन जाएगा। एंगल अगर हम फिर मैग्नीट्यूड देखें वही आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। एंगल हम देखें, एंगल भी वही 90 आ रहा है लेकिन -90 आ रहा है इंटीग्रल के लिए। अगर उन्हीं वैल्यूज़ के लिए हम इसका लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पे -20 dB से अगर स्टार्ट हुई थी डेरिवेटिव के लिए, तो इंटीग्रल के लिए +20 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन जाएगी। एंगल की बात करें तो -90 पे लाइन ड्रॉ जो हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर अगर हम देखें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड उसका 20 log 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू टी स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। अगर एक ट्रांसफर फंक्शन देखें जैसे s+3 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है ज़ीरोस के लिए, तो 3 यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब 3 फ्रीक्वेंसी है, s+3 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लेके जाएं टाइम कांस्टेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये 1/3 s+1 हो जाएगा। 1/3 अब यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ गया। ये 3 अब हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी है। इससे नीचे की जितनी भी हम कहेंगे फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हैं, या हम कहेंगे कि अगर हम 1/t से नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज लें तो उसके लिए मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 आएगा। और अगर 3 से अबव जितनी भी फ्रीक्वेंसीज लें, या हम कहें कि फ्रीक्वेंसीज जो भी हैं ग्रेटर देन 1/t हैं, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड हमारे पास 20 log ओमेगा t आएगा। अब ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ अगर हम इसमें डालते जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ बनता जाएगा।
अब फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर के लिए अगर हम एंगल को देखें tan इनवर्स ओमेगा टी है। अब ओमेगा को अगर यहाँ पे हम 0 पुट करें तो एंगल हमें 0 मिलेगा, 1/t पुट करें एंगल 45 मिलेगा, और ओमेगा हमें इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो एंगल हमें 90 मिलेगा। अब आते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हमने कहा कि ओमेगा 3 तक तो हमारे पास लाइन 0 रहेगी, 0 लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो +20 dB के स्लोप से ये लाइन बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे प्रीवियस हमने स्लाइड्स में देखा कि ये लाइन कैसे बढ़ रही है। अब फेज़ को हम देखें इसके, तो फेज़ हमने कहा कि अगर 0 लेंगे तो 0 पे पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेंगे 1/t पे जाएंगे तो हमारे पास 45 आएगा, और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये 90 को अप्रोच करेगा, ये पॉइंट आएगा। तो ये लाइंस ड्रॉ की तो ये इसका फेज़ का प्लॉट आ जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आए पोल्स के लिए, जैसे कि ठीक कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा, एंगल हम देखें नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, एंगल भी देखें यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव tan इनवर्स आ जाएगा। बाकी 0 फ्रीक्वेंसी पे ये 0 डिग्री ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल पुट करेंगे -45 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे जाएंगे तो -90 ही होगा। ठीक है, ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो 3 तक तो हम 0 ही रहेंगे, 0 पे ही ये लाइन रहेगी। उसके बाद नेगेटिव स्लोप आएगा -20 dB का। ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा। एंगल की बात करें तो एंगल पहले तो हम 0 पे 0 ही होगा, फिर 1/t पे -45 आ जाएगा, और जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये -90 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास फेज के आते जाएंगे। अब एग्जाम्पल है, यहाँ पे है ड्रॉ द बॉडी प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू 20s डिवाइडेड बाई s + 10। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो वो हमारे पास ऐसे बन जाएगा 2s 0.1 s + 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं अब जो हमने स्टडी किए। गेन फैक्टर है, डेरिवेटिव फैक्टर है, और फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में है। इसके लिए अब हमने जो मेथड सीखा है वही अप्लाई करेंगे। पहले तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं, गेन का मैग्नीट्यूड फाइंड किया 6 dB आया, डेरिवेटिव फैक्टर देखा 20 dB पर डिकेड उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये स्लोप आया हमारे पास। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज़ हम डिफरेंट डाल सकते हैं इसमें। फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में है, टाइम कांस्टेंट हमारे पास आ रही है, 10 की फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे। अब अगर 10 से नीचे जितनी भी ओमेगा की वैल्यू होगी उसके लिए हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, और जितनी भी 10 से ग्रेटर होंगी उसके लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो स्लोप हमारे पास -20 dB पर डिकेड बनेगा। अब ड्रॉ करते हैं इसके लिए लाइन मैग्नीट्यूड की। पहले K2 के लिए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 6 dB मैग्नीट्यूड आया था, 6 dB पे स्ट्रेट लाइन होगी। फिर ये जो हमारे पास डेरिवेटिव फैक्टर है उसके लिए 20 dB पर डिकेड पॉजिटिव स्लोप के साथ लाइन बनेगी। फिर हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर का डिनोमिनेटर में जो आ रहा है फैक्टर, उसके लिए हमने देखा कि 10 तक तो हम 0 पे रहेंगे, उसके बाद नेगेटिव स्लोप आएगा -20 dB पर डिकेड का, वो नेगेटिव स्लोप ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास ये लाइंस तो आ गई, लेकिन डिफरेंट लाइन से कंबाइन करके लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास गेन है, ये सबसे पहले तो इसको 6 dB अप शिफ्ट कर लेगा, जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। फिर ये 0 है, देखें इसको जैसे हम यहाँ पे करेंगे, ये लाइन हमारे पास 6 dB गेन से ऊपर चलेगी, ठीक, 20 dB। फिर इस पॉइंट पे जब हम आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसको कहेंगे। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आप देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अब मिल रही हैं 10 पे। अब ये दोनों स्लोप, एक पॉजिटिव स्लोप है एक नेगेटिव स्लोप है, दोनों यहाँ पे अब मिल रहे हैं।
ठीक है, एक डेरिवेटिव फैक्टर से जो आया था, एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर से जो आया था, एक जो ज़ीरो है, एक जो पोल है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज आप देखें यहाँ पे स्लोप जो है, दोनों की स्लोप, वो स्लोप इस तरीके से आ रहे हैं, ये एक +20 है, एक माइनस, तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास बॉडी प्लॉट इसका ये ड्रॉ हो जाएगा। एंगल पे जाएंगे तो एस को तो हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, फिर हम एंगल देखेंगे, एंगल 2 जे ओमेगा, फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन आ रहा है, डिवीजन है यहाँ पे, तो डिवीजन से ये साइन जो है यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एंगल फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का भी हम लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे tan इनवर्स 0/2 प्लस tan इनवर्स ओमेगा ओवर 0 माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा। इससे हमारे पास ये आ जाएगा 90 माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा। ओमेगा की अब डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें ये डिग्रीज में एंगल मिलते जाएंगे। अब इसी को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास फेज़ आ गया, इसका को इस तरीके से फेज़ आ गया। और बॉडी प्लॉट को अगर हम देखें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर हम कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूज़ डालेंगे तो ये ऐसे आएगी, लेकिन हमने जैसे अपनी टेक्निक यूज़ की थी बॉडी प्लॉट की, यहाँ पे जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन रियल वैल्यूज़ इससे थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं, और इस जगह पे ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम एरर कहेंगे। ठीक है, रियल वैल्यूज़ में और जो हमने बॉडी प्लॉट से जो लाइंस ड्रॉ की थी उसमें एक यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस आ रहा है, ये एरर आएगा। और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये शार्प जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास बॉडी डायग्राम इसकी ड्रॉ हो जाएगी। जो एक फैक्टर रह गया है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है सेकेंड ऑर्डर का, उसमें भी हम मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें इस तरीके से करेंगे। लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हम देखें जो ओमेगा एन से लो फ्रीक्वेंसीज़ इसमें आएंगी उसके लिए मैग्नीट्यूड 0 होगा, और जो ओमेगा एन से अप फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे तो इसमें स्लोप जो है वो हमारे पास 40 dB पर डिकेड हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है ज़ीरोज़ के लिए। पोल्स के लिए देखेंगे ना, जो डिनोमिनेटर में आएगा तो साइन चेंज होकर -40 हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए थे उसमें मिनिमम फेज़ और नॉन मिनिमम फेज़ सिस्टम्स थे। डिफाइन करते हैं मिनिमम को पहले कि कौन से ये मिनिमम ट्रांसफर फंक्शन कौन से होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन हैविंग नाइदर पोल्स नॉर ज़ीरो इन द राइट हाफ एस प्लेन आर मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर ये हमारे पास राइट हैंड प्लेन है, अगर राइट हैंड प्लेन पे ना तो ज़ीरो हो ना पोल हो, कुछ भी ना हो, इस साइड पे कुछ भी ना हो, पोल और ज़ीरोज़ यहाँ पे हों इस साइड पे, तो ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन होंगे मिनिमम फेज ट्रांसफ़र फंक्शन होंगे। अब अगर कोई एक पोल या ज़ीरो भी हमारे पास राइट हैंड प्लेन में चला जाए तो फिर हमारे पास मिनिमम फेज ट्रांसफ़र फंक्शन वो नहीं रहेगा, बल्कि वो नॉन मिनिमम ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा। देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, वेयर एज दोज हैविंग पोल एंड ज़ीरोज़ इन द राइट हाफ एस प्लेन आर नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफ़र फंक्शन। कोई एक ज़ीरो भी या कोई एक पोल भी अगर हमारे पास राइट हाफ प्लेन में चला गया तो हमारे पास सिस्टम जो है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम बन जाएगा, और वो ट्रांसफ़र फंक्शन उसको हम कहेंगे नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफ़र फंक्शन। स्टेबिलिटी को देखते हैं, उसके लिए कुछ डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखें, जिसको ओमेगा पी से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल 180 180, लेकिन साइन इसके साथ माइनस का है। ठीक है, जहाँ पे हमने कहा कि ऐसी फ्रीक्वेंसी कि जहाँ पे फेज़ एंगल जो है -180 हमारे पास हो जाए, वो हमारे पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल -180। जहाँ पे फेज एंगल हमारे पास -180 हो जाए जिस फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसको ओमेगा जी से रिप्रेजेंट करें, इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे आगे इसको
ग्राफ से भी देखेंगे, उससे ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है ना जहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं मैग्नीट्यूड हमारे पास, यूनिटी नहीं बल्कि ज़ीरो पे हम जाएंगे, देखेंगे हम आगे ग्राफ पे कि ये हमें ज़ीरो पे मैग्नीट्यूड की लाइन जो है वो ज़ीरो को क्रॉस कर रही होती है वहाँ पे। अब गेन मार्जिन क्या है? इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ग्राफ में ये क्लियर होगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड को। और फेज मार्जिन, द फेज मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लेग एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ग्राफ में इसको देखते हैं आगे। अब हमने ये बात की थी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे कि मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की लाइन ज़ीरो को क्रॉस करे, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी, ये चीज़। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एंगल -180 हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, ये चीज़। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन तो अब हमें क्लियर हो गई कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे के ये मैग्नीट्यूड की लाइन जो है ये ज़ीरो को क्रॉस कर रहे हो तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, और ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे कि ये फेज़ वाली लाइन जो है ये -180 को क्रॉस कर रही हो, ये हमारे पास फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फेज़ मार्जिन और गेन मार्जिन क्या है? अब देखें, यहाँ पे अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को देखें, इस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं कि जितना फेज़ हमारे पास 180 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास फेज़ मार्जिन होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं, ठीक है, फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे गेन को देखते हैं कि कितना गेन हमारे पास ज़ीरो से ऊपर या नीचे आ रहा है, तो वो हमारे पास गेन मार्जिन होगा। ठीक है, अब अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास फेज मार्जिन जो है वो 180 की लाइन से ऊपर आ रहा हो तो वो पॉजिटिव फेज मार्जिन होगा। ठीक है, या हम ये बात कर लें कि अगर फेज मार्जिन हमारे पास जो है 180 से ऊपर हो तो वो पॉजिटिव होगा, और गेन मार्जिन अगर हमारे पास 0 dB की लाइन से नीचे आ रहा हो तो वो पॉजिटिव होगा, और जब दोनों पॉजिटिव होंगे सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास गेन मार्जिन जो है 0 dB से ऊपर होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड पे गेन मार्जिन आ रहा है ना, पॉजिटिव वाली साइड पे गेन मार्जिन आ रहा है तो वो गेन मार्जिन नेगेटिव होगा, और अगर -180 से ये फेज मार्जिन जो है इस साइड पे नीचे पे आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक है, और ये फेज मार्जिन और गेन मार्जिन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं। ठीक है, कैसे? अब जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे देखा कि हमारे पास 180 और फेज में ये जो है कितना डिफरेंस आ रहा है, 180 और एक्चुअल जो फेज़ है उस वक्त उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वो फेज़ मार्जिन होगा। और फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं कि 0 और एक्चुअल गेन में जितना डिफरेंस आ रहा है वो गेन मार्जिन होगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे अब बॉडी डायग्राम में यहाँ पे देखें, वो पॉइंट जहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे गेन हमारे पास 0 हो रहा है, गेन क्रॉस ओवर पॉइंट होगा ओमेगा जी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारे पास फेज -180 हो रहा है, फेज क्रॉस ओवर पॉइंट होगा ओमेगा पी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दो लाइंस हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड की आ गई, एक हमारे पास फेज की आ गई। यहाँ पे 0 मैग्नीट्यूड की लाइन, ठीक है, 0 मैग्नीट्यूड की लाइन ये आ गई, और ये -180 की लाइन ये आ गई फेज की। ये दोनों लाइंस हमने ड्रॉ की। अब हमने कहा कि गेन मार्जिन क्या है? जब हमारे पास
फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये पॉइंट जो है इस पे हम देखते हैं कि हमारे पास गेन क्या है और उसका डिफरेंस कितना आ रहा है ज़ीरो से, वो हमारे पास गेन मार्जिन होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अब ओमेगा जी जो हमने गेन क्रॉस ओवर पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, तो उस पे हम देखते हैं कि फेज़, एक्चुअल फेज़ इस वक्त है क्या, और 180 से इसका डिफरेंस कितना इस फेज़ का आ रहा है, तो वो हमारे पास फेज़ मार्जिन होगा। इस तरीके से हम फेज़ मार्जिन और गेन मार्जिन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं फेज़ मार्जिन ज़ीरो से फेज़ मार्जिन जो है वो 180 वाली लाइन से नीचे है और गेन मार्जिन ज़ीरो से ऊपर है, सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। और गेन मार्जिन अगर हमारा ज़ीरो से नीचे वाली एरिया में आ रहा है और फेज़ मार्जिन जो है वो -180 वाली लाइन के ऊपर वाले एरिया में आ रहा है, तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। ये बॉडी प्लॉट से इस तरीके से हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक एग्जांपल है, इसमें हमसे यही पूछ रहा है कि ऑब्टेन द फेज एंड गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर द टू केसेस वेयर k इक्वल टू 10 एंड k इक्वल टू 100। अब यहाँ पे k 10 और k 100 के लिए हमने फेज मार्जिन और गेन मार्जिन फाइंड आउट करने और बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसके लिए अगर हम k 10 के लिए पहले कर लेते हैं तो हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी पे अगर देखें, इसको हम कहेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फेज़ मार्जिन कितना आ रहा है। इस पे फेज़ मार्जिन हमारे पास पॉजिटिव 21 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें तो गेन मार्जिन हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो से नीचे है, हाँ पॉजिटिव होगा, और है कितना 8 dB है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव आ गए, हम कहेंगे सिस्टम इज़ स्टेबल। अगर k 100 के लिए देखें, k 100 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास फेज़ मार्जिन कितना बन रहा है। इस पे अगर हम देखें तो ये 180 की लाइन से जो है नीचे बन रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, -30। फिर हम देखेंगे फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास गेन मार्जिन कितना बन रहा है, ठीक है, फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो ज़ीरो से ऊपर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन होगा इसका, है कितना 12 dB, गेन मार्जिन -12 dB आ जाएगा, दोनों माइनस में, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो बॉडी प्लॉट से इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है। दिस द एंड ऑफ लेक्चर 22।